Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की जुबानी। आज हमारे साथ एक ऐसे विजनरी फंड मैनेजर है जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट में। उमेश कुमार मेहता जी CIO है सैमको म्यूचुअल फंड में। आज हम इनसे भारत की इकोनॉमी, ग्लोबल टेंशंस और आपके पोर्टफोलियो के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। स्वागत है उमेश जी आपका मार्केट की कहानी फंड मैनेजर की जुबानी। उमेश जी, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था। आपने रिसर्च डेस्क से स्टार्ट किया है ट्रेडिंग में, वहां से लेके अभी तक का आपका 25 साल का तजुर्बा रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट में। तो मैं आपके जुबान से सुनना चाह रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। 2008-9 जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, दैट वाज रियली एन आई ओपनर एंड दैट वाज अ टाइम मैंने एक सबैटिकल लिया एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू all the books that an investor, as an investor, as a trader, behavioral finance, कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है रियली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों की सोच क्या है। तो वो जो सबैटिकल मैंने मोटा मोटी 3-4 महीने का लिया, उसमें समझ में आया है कि हर बड़े इन्वेस्टर ने जो बड़ा पैसा बनाया किस तरीके से बनाया, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, लोग पैसा क्यों नुकसान हार जाते हैं। तो ये सारा का सारा जब समझ में आया कि इस तरीके से मोटा मोटी लोगों ने पैसा बनाया, तब फिर मुझे विचार आया कि अगर मेरे को वापस स्टॉक मार्केट रीलिव करना है, इफ आई वांट टू लिव इट, मैं कैसे करूं। तब फिर मैं बॉम्बे की और इनफैक्ट इंडिया की ओल्डेस्ट लाइब्रेरी जो एशियाटिक लाइब्रेरी, मैं वहां गया और 1979 से न्यूज़पेपर थे वो टाइम पे, टाइम्स ऑफ इंडिया था, इकोनॉमिक टाइम्स नहीं था। सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल द हिस्ट्री कि कैसे मार्केट में बुल आई, बेयर आए, इंदिरा जी आई चली गई, राजीव जी आई चले गए, मार्केट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है, वो सारा का सारा जब समझ में आया, देन आई वाज एबल टू कनेक्ट द डॉट कि मार्केट जब बुल मार्केट रहता है तो तेजी में सब बुलिश है एंड द गवर्नमेंट, द पीपल, एवरीवन विल थिंक दैट दिस विल कीप ऑन, मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। और जब बेयर मार्केट जब आता है तो सबको ऐसा लगता है कि इतना फियर हो जाता है, एवरीवन ट्राइज टू रन अवे फ्रॉम द मार्केट। तो यही मार्केट की कहानी है, तेजी में सब बुलिश और मंदी में सब बेरिश। सो दिस इज हाउ मार्केट्स आर एंड वी कैन आइडेंटिफाई दिस थ्रू मीडिया। सो मीडिया इज ऑलवेज सुपर बुलिश एट द टॉप एंड बेरिश एट द बॉटम। तो एक मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है जो लोग यूज कर सकते हैं, और मैंने भी बहुत तब वो टाइम पे सीखा कि दिस इज हाउ पता चल रहा है मार्केट कौन सी। तो वो एक लर्निंग जो 2008-9 फाइनेंशियल क्राइसिस, वो बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। तो आप उस समय आप रिसर्च कैसे करते थे? जैसा आपने बोला कि कुछ न्यूज़पेपर्स उठाए, वहां से आपने देखा, तो आपकी रिसर्च कैसे होती थी? सो 2008-9 जैसा मैंने आपको बताया, आई वाज एबल टू आई डिड द फ्रेमवर्क एंड देन इन 2012-13 मैंने वो एशियाटिक लाइब्रेरी में रिसर्च की। देन आई वाज एबल टू कनेक्ट द डॉट, जो थियरी थी, जो फ्रेमवर्क था सबका, एंड देन प्रैक्टिकली आई वाज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, आई हैव मेड प्रॉपर नोट्स। सो देन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज हाउ वन नीड्स टू अंडरस्टैंड मार्केट। सी पीपल, जो कंपनियां है वो तो अपना काम ही कर रही है, बिल्कुल, लेकिन हम इन्वेस्टर जो आज की तारीख में 12 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप समझो 1-1.5 करोड़ इन्वेस्टर जो सेकेंडरी मार्केट में दे आर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स एंड गिविंग वैल्यू टू कंपनीज। अच्छा, ये कंपनी का दाम वैल्यूएशन इतना है या कंपनी का वैल्यूएशन कम है, ये कौन है? ये इन्वेस्टर है। और ये इन्वेस्टर की खुद की साइकोलॉजी है, ये इन्वेस्टर के खुद के अभाव है, ये इन्वेस्टर के खुद के पेन पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट्स है। तो ये जब समझ में आता है कि अल्टीमेटली मार्केट में कंपनियां तो समझनी है, लेकिन ये लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टू सर्टेन फेजेस, तब ये जब ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू डू एनालिसिस of companies. So mixing the market or mixing the psychology of people out there, and then marrying the underlying fundamentals of company, when you combine these two approach, that ये बहुत बढ़िया तरीका है मार्केट में आइडेंटिफाई करने के, स्टॉक सेक्टर्स और कब आना कब जाना। बिल्कुल। उमेश जी, आपने 1992 हर्षल मेहता स्कैम जरूर सुना होगा, देखा भी होगा। .com बबल जो हुआ था, 2008 क्राइसिस जैसा आपने भी अभी मेंशन किया,
हमने कोविड में भी एक बड़ा फॉल देखा था। तो ये सारे बेरिश टाइम में आपने क्या सीखा इसमें, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें से क्या सीखना चाहिए हमें? करेक्ट। देखो, कपड़े अलग है अच्छा, हर क्राइसिस के, ओके लेकिन अंडरलाइंग ग्रीड फियर वो तो सेम। ओके, बहुत बढ़िया। सो दिस इज हाउ इन्वेस्टर विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हर इन्वेस्टर को जब एकदम लगे ही हैज टू गो गेट इनटू द मिरर एंड देन सी, अरे ये फियर मुझे आ रहा है, मुझे इतना फियर है, मतलब मार्केट को भी फियर है, दैट्स द टाइम ही नीड्स टू हैव दैट करेज बिल्कुल एंड गेटिंग। सो दिस इज हाउ, एक सिंपल रूल ऑफ द थंब है, जब इतना खुद को जब डर लग रहा है तो आप ये सोचो कि सामने वाले को भी डर उतना ही लग रहा है। एंड वंस यू आर एबल टू डिटैच योरसेल्फ एंड टेक अ मिरर व्यू, दैट्स द टाइम आई थिंक एवरी इन्वेस्टर्स आर फार बेटर ऑफ इन मैनेजिंग देयर इमोशन। ओके ओके। हमने हाल ही में देखा कि निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, काफी जीएसटी में रिलैक्सेशन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स में इसका इम्पैक्ट आएगा और कौन से सेक्टर्स प्रॉमिसिंग लगेंगे हमें? देखिए, ऐसा है कि जब टैक्स कट आते हैं तो देयर आर सर्टेन सेक्टर्स ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली दे आर एबल टू डाइजेस्ट दैट एंड मे बी दे आर नॉट पास ऑन, इतना नहीं होता है। वो एफएमसीजी सेक्टर है। तो एफएमसीजी सेक्टर आई थिंक विल लार्जली विल ट्राई एंड फिगर अ वे आउट कि किस तरीके से वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए और थोड़ा बहुत पास भी करेंगे। तो आई थिंक एफएमसीजी सेक्टर शुड बी बेनिफिशियल। बाकी रेस्ट आई थिंक मोटा मोटी ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा विल हैव देयर ओन वे, बट अगर कंज्यूमर के जेब में अगर पैसा अच्छा है तो वो वैसे ही लेने वाला है। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ ठीक है इम्पैक्ट आएगा, लेकिन द सेक्टर सेकेंडरी मार्केट में अगर किसी को इन्वेस्ट करके फायदा लेना है तो आई थिंक एफएमसीजी शुड हैव अ सस्टेनेबल बेनिफिट आउट ऑफ दिस जीएसटी कट। ओके। तो इसको हम मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे देख रहे हैं, इसका बेनिफिट या इसका इम्पैक्ट हमें मैन्युफैक्चरिंग पे कैसे लगे, और आगे 5 साल में आपको क्या लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा? अगला जो 5 साल है, गिवन व्हाट जो अपने हमारी गवर्नमेंट ने जो उनका विजन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और उन्होंने सही सोच से काम किया है। पीएलआई जहाँ जहाँ उन्हें लगे कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को एक हैंड होल्डिंग करना है तो पीएलआई के थ्रू उन्होंने किया है और काफी बढ़िया उनको जबरदस्त फायदे भी मिले हैं। 10 साल पहले मोबाइल ज्यादातर हम सब इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल में 3-4 लाख करोड़ के खाली एक्सपोर्ट्स है, फॉरगेट अबाउट जो इंटरनल डोमेस्टिक है। तो ये हमारे ट्रम्प साहब भी, कलर अलग है लेकिन ट्रम्प साहब को भी वही करना है पीएलआई कि आप मेरे देश में आओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, मैं ये करूंगा, टैरिफ के फलन उसके चक्कर में। तो आई थिंक इंडिया विल डू फार बेटर जॉब, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नाउ इज वेरी इक्वली कॉम्पिटिटिव। लेबर कॉस्ट जो चाइना का जो एडवांटेज वो भी अभी नहीं है जो पहले चाइना के पास था। चाइना भी नाउ लेबर कॉस्ट इज कॉम्पिटिटिव, मतलब इंडिया के बराबर है या थोड़ा सा महंगा है। इलेक्ट्रिसिटी भी हमने यहाँ काफी सस्ती की है, तो इलेक्ट्रिसिटी एडवांटेज भी चाइना और इंडिया में ज्यादा मोटा मोटी लंबा नहीं है। ठीक है, चाइना के पास स्केल का एडवांटेज है बिकॉज दे आर लुकिंग एट द एंटायर वर्ल्ड, और हमारे इंडिया में स्केल उतनी नहीं है, लेकिन इंडिया में भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। सो इवेंचुअली मैन्युफैक्चरिंग बड़ा होगा और ये गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ओवर नेक्स्ट 3-5 years, 10 years डाउन द लाइन, मैन्युफैक्चरिंग will be an important part and will keep on increasing the share in the overall share of GDP. Okay, आपने जैसे बताया कि ट्रम्प भी यही चाहते हैं कि पीएलआई के ऊपर फोकस किया जाए। तो लेकिन हमने हाल ही में देखा पिछले कुछ 15-20 दिन से 1 महीने से यही चल रहा है कि वो काफी नाराज है इंडिया को लेकर, और एडिशनल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट भी हुआ है। तो क्या आपको इसका क्या इम्पैक्ट लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट, जैसा आप बता रहे थे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्ट्स पे और आईटी सर्विसेज पे? ठीक है, ऐसा है कि ऑप्टिकली ऐसा लगता है हमें और आपको कि इम्पैक्ट होगा अगर 50% टैरिफ है, और टैरिफ समझो शायद बढ़ाने की कभी कभी धमकी देते हैं, कभी नहीं देते, कभी निकाल देंगे, पता नहीं। तो ऑन मेरिट के ऊपर बात करते हैं। ओके। तो 1-2 हम आईपीओ बाउंड कंपनी थी, हम उनसे बात कर रहे थे, तो वो आउटसोर्सिंग टिपिकल जो बीपीओ आउटसोर्सिंग टाइप कंपनी है, दैट इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनको आएगा। बाकी अगर वैल्यू एडेड कंपनीज है एआई वगैरह, तो चलो वहां पे इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा।
तो कंपनी के मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। बोला इंडिया का लेबर कॉस्ट इज $12 पर डे, और बाकी देशों में अपने कॉम्पिटिटिव देश मतलब आवर इमर्जिंग कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे $48-40 है। अच्छा, अमेरिका में तो और ज्यादा है। अगर टैरिफ डाल भी दिया, ओके, अगर 25% 50% टैरिफ डाल भी दिया, तो सर ये $12 का जो अपनी कॉस्ट है, हाँ जी, वी विल स्टिल डू बेटर। काम हमारे से जाएगा नहीं, काम हमारे पास से आएगा, ठीक है, वो कंपनी को थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। सो वी हैव दैट कॉस्ट एडवांटेज। अच्छा, सो दैट, और ये तो टिपिकल आउटसोर्सिंग कंपनी की बात है जो बेसिकली जो ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है। तो जहाँ पे वैल्यू एडिशन है वहां पे इम्पैक्ट ऐसे भले हमें लगता है, लेकिन व्हेन वी लुक एट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव Yeah. तो हो सकता है कि शायद इम्पैक्ट इतना ना हो, और अभी खाली एक डर का माहौल बना हुआ है, पॉसिबल है। सो फिंगर्स क्रॉस, बट इन जनरल दिस मे नॉट क्रिएट दैट बिग इम्पैक्ट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक एंगल से देखते हैं कि अगर यहाँ से टेंशन्स बढ़ते हैं मिडिल ईस्ट में, एज यू नो कि हम भारत एक बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, अगर टेंशन्स बढ़ते हैं और हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर वहाँ से $120 पर बैरल होता है, तो इसमें इसकी वजह से भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है? पड़ेगा। 22 लाख करोड़ का हम कंज्यूम करते हैं ओके, हर साल, और अगर इसकी कॉस्ट बढ़ती है हाँ जी, फॉर वॉट एवर, हाँ, देन वो इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, और शॉक होगा। पहले भी हमने आज से 30-40 साल पहले ऐसे शॉक्स देखे, लेकिन वो शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो दिस इज, अगर ये शॉक आया, अज्यूमिंग क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते हैं, तो आप समझिए कि जो ईवी ट्रांजिशन है वो और जल्दी होगा। अच्छा, सो हर चीज की एक इफेक्ट आता है। बिल्कुल, तो मे बी दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर कंट्रीज लाइक अस, जो हम इतने सारा इंपोर्ट करते हैं। अगर जो क्रूड ऑयल के जो दाम ज्यादा ऊपर जाते हैं, तो हम ईवी ट्रांजिशन हम जल्दी करेंगे। ओके, तो हर चीज में वो कहावत है ना कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। Absolutely. सो आवर गवर्नमेंट इज रियली, हमारी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा प्लानिंग किया है। 10 साल से शुरुआत है टू ट्रांजिशन आवरसेल्फ फ्रॉम सोलार, विंड, इथेनॉल, ये सारा का सारा मोटा मोटी इसलिए हो रहा है कि हम हमारी जो इंपोर्ट है वो हम धीरे धीरे कम करें। डिपेंडेंस, और वो काफी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है। मेरे मुताबिक ऐसे कोई देश ने जो इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है, हाँ जी, किसी ने भी ये रफ्तार पे कोई अभी तक पहुंचा नहीं। अच्छा, बहुत ही बड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग आपने फैक्ट्स बताए। हम देख रहे हैं हाल ही में इंडिया, रशिया और चाइना के रिलेशन काफी सुधरने के कगार पे दिख रहे हैं हमें। तो इससे भारत को कैसे फायदा हो सकता है? देखिए ऐसा है, चाइना अगर आपने इक्वेशन में लाया है तो वो ख्वाब है। अच्छा, इंडिया, सी, हर रिलेशनशिप इज अ मैटर ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हाँ। राइट? दैट इज, जैसे हम हमारे एक दूसरे की कैसे दोस्ती यारी है, बिल्कुल, और वो दोस्ती यारी टेस्ट होती है समय ही टेस्ट करता है, Correct. ना कि टेम्पररी ट्रांजैक्शन, ना कि टेम्पररी कोई सिचुएशन या परिस्थिति। तो चाइना हैज नॉट बीन अ रिलायबल पार्टनर, और फॉर दैट मैटर ट्रस्टेड पार्टनर। तो नीड बेस हो सकता है कि शॉर्ट टर्म हो, लेकिन हाँ, रशिया, ये आपको शायद लोगों को पता भी होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान या इंडिया रशिया की, जब इंडिया और चाइना, इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, हाँ जी, तब रशिया ऐसा अकेला देश था जिसने अपना नेवल बेड़ा भेजा और रुक गया कि अब यहाँ से आप आगे जा नहीं सकते। तो ये रशिया की हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। तो मोटा मोटी हो सकता है कि 4 साल हमें फायदा हो, गिवन अमेरिका में किस तरीके से हो रहा है, बट जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो हमारी रशिया के साथ अच्छी रहेगी, चाइना के साथ थोड़ी मुश्किल, ख्वाब है। अच्छा, हो सकता, अगर सच हो तो अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब चाइना वन की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, तो इससे भारत को फायदा हो सकता है या हमारे कॉम्पिटिटर्स वियतनाम है या इंडोनेशिया को फायदा हो सकता है? आपको नहीं, क्या चाइना प्लस वन में अवश्य भारत को फायदा हुआ है, अच्छा, और आगे भी होता रहेगा। ओके, सी, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये छोटी इकोनॉमीज है, हाँ, एंड स्टिल पीपल प्रिफर इंडिया टू manage supply chain, because India is large, huge market, demographics,
इंडिया के कई सारे फैक्टर्स है, डेमोक्रेसी विच अदर कंट्रीज, सो होगा वहां पे भी इंक्रीमेंटल, वहां पे भी ग्रोथ हो जाएगी, बट इंडिया विल हैव लायंस शेयर इन टर्म्स ऑफ जो रीएलोकेशन हो रहा है ग्लोबली। सो आज ही मैं एक डिटेल रिपोर्ट पढ़ रहा था कि चाइना के ऊपर, कि चाइना इज ओवरऑल जो इकोनॉमी है, कई सारे, चाइना ने 10 साल पहले अपने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्लोज डाउन की है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्लोज डाउन की है, आज वो क्लोज डाउन कर रहे हैं आपकी ईवी सप्लाई चेन्स। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई चेन ग्लोबली शिफ्ट हो रही है, इसलिए चाइना क्लोज डाउन कर रहा है फॉर वॉट एवर XYZ रीजन। तो मोटा मोटी हमें फायदा होगा, और ये चाइना +1 इज द बिगेस्ट ट्रिगर, एंड द ट्रिगर इज पीपल डोंट नॉट ट्रस्टिंग चाइना। ये हमारे लिए अच्छी बात है, लोग पूरी दुनिया में जिस हिसाब से देख रहे हैं, सो इंडिया विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी प्रोवाइड सो लॉन्ग एज चाइना में करंट डिस्पेंसेशन जो है, जो पीपल डोंट ट्रस्ट, ये जो शिफ्टिंग होने वाला है, और इंडिया को इससे फायदा होगा। ये खाली बेनिफिशियरी रहेगा या ग्लोबल इसको, चाइना को ऑल्टरनेट देख रहा है भारत को? ऑल्टरनेट भी इसे बेनिफिशियरी आप समझो या ऑल्टरनेट भी देखो, अल्टीमेटली वही काम तो वही करेगा कि भाई ठीक है, चाइना में हमने बहुत कपड़े खरीद लिए, चाइना से बहुत हमने स्टील ले लिया, अब भारत का टाइम है। अच्छा, बढ़िया। हमने 2023-24 में एक बड़ी PSU में रैली देखी थी हमने, तो आपके हिसाब से हमने काफी एक साल में देखा है कि एक बड़ा सा स्पाइक आने के बाद, एक बड़ी लंबी रैली आने के बाद, हम लास्ट 1 ईयर से जूझ रहे हैं PSU सेक्टर्स में। तो आपको क्या लगता है कि ये वापस से PSU सेक्टर में कब रैली आ सकती है? 2028। अच्छा, ये आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि टुडे गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट स्पेंडर। बिल्कुल। एंड गवर्नमेंट को पता है कि अगर मैं स्पेंडिंग एक्सेलरेट करता हूँ तो उसके कास्केडिंग इफेक्ट आते हैं, और इवेंचुअली स्टॉक मार्केट में बूम आता है, और मार्केट में मूड माहौल अच्छा होता है, द वेल्थ इफेक्ट कीप्स ऑन हैपनिंग। बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में भी आज बड़ी, जैसे जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो वेल्थ इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो बड़ा होते जा रहा है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट होशियार है, उसे समझ है, तो ये वापस जो रैली आई थी इलेक्शन के पहले 2024, तो गवर्नमेंट ने केपेक्स 1-2 साल पहले शुरू कर दिया था, एक्सेलरेट किया था, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। yes. तो वही मोटा मोटी हम ये लगा सकते हैं कि अगेन गवर्नमेंट विल ट्राई टू डू द सेम मैजिक, और 2028 will be that magic year wherein we will see that magic happening in so 2029 से पहले आप अनुमान लगा रहे हैं। करेक्ट 20 से, तो मोटा मोटी 27-28 will be the should be good time for PSUs। बढ़िया। आपको क्या लगता है कि भारत में AI का जो अभी AI हम काफी सुन रहे हैं, तो are we ready to adapt that AI movement right now? तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, AI आज हम बिकॉज ऑफ इंटरनेट, राइट, जो मोबाइल हमारे पास, स्मार्टफोन हमारे पास हाथ में है, तो हम देख सकते हैं कि दूर दूर दराज गांव में भी जो शहरों की जो लाइफस्टाइल है, वो वहाँ पे परिवर्तित, वो हम देख सकते हैं वहाँ पे, राइट। बिल्कुल। सो देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसमिशन ऑफ whole ecosystem out there in the villages, भले आप tier 3 tier 4 के लो। तो ये जो AI जो रेवोल्यूशन भी है, because we are all digitally connected and India is we are one of the lowest जहाँ पे हमारे डेटा कॉस्ट है, तो यहाँ पे भी जबरदस्त पेनिट्रेशन होगा। अच्छा, स्किल सेट, भारत में जो स्किल सेट है, वी विल क्विकली अडेप्ट। आप देखिए, कई सारी IIMs, IITs have quickly adapted and have started giving out courses। तो यहाँ पे भी AI रेवोल्यूशन आएगा जबरदस्त, वी विल बी एबल टू क्विकली अडेप्ट। और हम जो लिस्टेड कंपनी में, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, वहां पे इम्पैक्ट थोड़ा सा धीरे दिखेगा, बट जहाँ पे अनलिस्टेड स्पेस में, जहाँ पे पीपल हैव स्टार्टेड दिस, जहाँ पे AI से ही उन्होंने शुरुआत की है नए नए वेंचर्स, तो वहां पे भी जबरदस्त हो गए। नए नए IPO भी आएंगे अगले 1-2 साल में AI रिलेटेड वेंचर्स के, तो वो एक बड़ा मूवमेंट होगा। बट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी अडेप्टेड and we are one of the pioneers in we will be one of the हम आगे रेस में निकलेंगे, और गवर्नमेंट का विजन है जो सेमीकॉन वगैरह जो वहाँ पे जो बाहर होते हैं, वो भारत में भी आएंगे। तो इवेंचुअली मोटा मोटी, जैसा मोबाइल में कैसे 7-8 साल पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट करना शुरू किया, वैसा हर इस ये क्षेत्र में भी हम करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट
by far has one of the great governance. Okay. Given how ministers are there and how they are interacting with industry, I think वो समय दूर नहीं रहेगा जब भारत भी पायनियर कहला जाएगा कि अच्छा भारत भी अब आगे है। हाल फिलहाल तो अमेरिका को लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल लेकिन भारत भी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल। क्या हम जैसे एआई की बात कर रहे हैं तो एक रिस्क फैक्टर की ओर से बात करते हैं कि क्या एआई एक फंड मैनेजर का जॉब भी ले सकता है क्या? एआई एक फंड मैनेजर का जॉब ले सकता है क्या? ये भी एक ख्वाब है। अच्छा। आज की तारीख में हम जो फंड मैनेजमेंट कर रहे हैं वो ज्यादातर हमें मशीन ही, हमें सिस्टम हमने बना के दिए है। सी देयर आर मार्केट में जो फंड मैनेजर जो सोचता है, हाँ जी, ये सोच के फिर वो डिसाइड करता है लेना है। हाँ तो ये जो सोच है हाँ जी, वो आज टेक्नोलॉजी से हम इसको कोड कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड देन टेक्नोलॉजी यूज करके मशीन लर्निंग जिसे कहते हैं, हम पहले ये लॉजिक है, अब ये डेटाबेस है, आप इसको और बेहतरीन करो। सो राइट, दिस इज हाउ मशीन लर्निंग कम्स इन। तो वी ऑलरेडी आर यूजिंग दिस कि आज हमने जो थॉट प्रोसेस है कि कैसे अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करनी है, कब बेचनी है, कब लेनी है, तो ये कोड कर दिया है। तो काम तो वही हो रहा है। तो लेकिन इंसान बना तो इंसान ही रहा है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती है, हाँ जी, फैक्टर्स बदलते हैं, तो उसे बताना पड़ता है कि भाई अब ये फैक्टर है, अब ये फैक्टर है। तो इस तरीके से सो दिस इज एन कंटिन्यूअस एफर्ट। ऐसा कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है नहीं भाई 2 और 2 4 तो लाइफ सबकी इजी हो जाए, मतलब दुनिया में फिर हर फंड मैनेजर भी, हर इन्वेस्टर भी बोले भाई मैं ही फंड मैनेजर हूं। तो वो तो होने से रहा। बट हाँ, लार्जली जो लो नंबर ऑफ जो टीम है वो कम होगी, बट फंड मैनेजमेंट में इंसानों की तो जरूरत रहेगी। अभी हमने देखा है हाल फिलहाल में जब इंडिया पाकिस्तान के टेंशन चल रहे थे तो उसमें हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। तो मैं जब इसकी बात करता हूँ तो मैं डिफेंस पे वो देख रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत डिफेंस सेक्टर में लीड रोल ले पाएगा क्या ग्लोबल में? बिल्कुल ले पाएगा। 100 साल पहले अमेरिकन इंडेक्स में अगर हम जाके देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल का वेट 0 था। अच्छा। तो सिमिलरली आज की तारीख में वेट इंडिया में, अमेरिका में तो ऑलरेडी है, डिफेंस इज अ वेरी लार्ज इंडस्ट्री, लेकिन इंडिया का कोई वेट नहीं है इंडियन इंडेक्सेस में। मेरे हिसाब से अगले 10 साल में डिफेंस विल बी वन ऑफ इम्पोर्टेंट सेक्टर जहाँ पे एक अच्छा खासा वेट होगा। तो अगला जो 5-10 साल है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जाग चुकी है। जब गवर्नमेंट जागती है एंड आवर गवर्नमेंट इज वेरी वेरी फोकस्ड, वो हैंड होल्डिंग करके PLI देके कर ही लेगी, और डिफेंस की तो अब जरूरत है। तो डिफेंस भी आई थिंक मोटा मोटी अच्छा, इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग इज 1.9% ऑफ GDP, ग्लोबल एवरेज इज 2.2। सो नाउ दिस गवर्नमेंट अगला जो 2-3 साल के जो अगले 2 साल का बजट है, तो 26-27 तक वो गवर्नमेंट विल फोकस ऑन डिफेंस, और बाद में वापस 28 के बाद थोड़े बदल जाएंगे उनके, लेकिन ये हाँ, डिफेंस इज नाउ अ सस्टेनेबल सेक्टर। पैसा आएगा, मेक इन इंडिया, इंडिजिनाइजेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, ग्राफिक का मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये मैं कोई वहाँ सीनियर ऑफिसरों से बात हुई थी। अच्छा। कि देखिए कि सोर्स कोड है ना, अब आपने बाहर से हथियार तो लिया, अभी आपको सोर्स कोड चाहिए सो दैट यू कैन फिट इन योर ओन थिंग कि आप प्रिसीजन फायरिंग करो। बिल्कुल। तो सर ये मना कर देते हैं सोर्स कोड देने के लिए। अच्छा। बोला नहीं, हम सोर्स कोड नहीं देंगे, चलो PCB लेवल पे हमको सोर्स कोड दो। तो ये जो डिफेंस है ना, और भारत सरकार का जो DRDO पे जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, रिसर्च एंड R&D, सो बेसिकली आप R&D करो और फिर मैन्युफैक्चर करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो भारत सरकार की पॉलिसी रही है पिछले 30-40 सालों की, इंडिपेंडेंटली हम खुद रिसर्च करके हम डिफेंस इंडिजिनस बनाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो सोच इतनी जरूर सटीक है कि आज की तारीख में जो हमारे अस्त्र है वो हमारे पास पूरे होने चाहिए ताकि हम उन्हें 100% कंट्रोल कर सके। सो आई थिंक दिस बाय फार डिफेंस विल बी अ फार बिगर शेयर इन आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। बहुत ही बढ़िया। हमने देखा है भारत में क्लोज टू अबाउट 12 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट ओपन हो गए हैं। आपको क्या लगता है ये जेन्युइन इन्वेस्टर्स है या एक स्पेकुलेशन करने के लिए लोग ये मार्केट में आते हैं और फिर अपना अकाउंट क्लोज करके चले जाते हैं? देखिए ऐसा है कि जहाँ
वो कहावत है ना कि वो फूल में वो मध है तो मधुमक्खियां सब आएगी लेकिन सब तो वो ले नहीं पाएगी। हाँ जी। तो वैसा है, जहाँ पे पैसा है हाँ। वहां पे लोग आएंगे, लेकिन सबके इंटेंशन अलग रहते हैं, किसी को लॉन्ग टर्म, किसी को शॉर्ट टर्म, किसी को हर एक के दायरे अलग अलग रहते हैं, तो सब आएंगे। और इवेंचुअली इन द लॉन्ग टर्म ये जो इतनी बड़ी संख्या आई है, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि काफी ये नंबर जो वेलोसिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग वो काफी ज्यादा है। तो ठीक है 4-5 साल ज्यादा है, लेकिन इस तरीके से ये सस्टेन नहीं होगा, तो मार्केट में भी उतार चढ़ाव रहेंगे। ये जो नंबर है 12 करोड़, इसमें भी थोड़ी गिरावट होगी, वापस चलेंगे। तो इवेंचुअली अगले 20 सालों में अराउंड 40 to 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी एन इन्वेस्टर। लेकिन ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। अच्छा। 12 के बाद कम होगी, वापस ज्यादा होगी, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल। कुछ लोग आएंगे, कुछ रहेंगे। सो धीरे धीरे इन्वेस्टर भी मैच्योर होते हैं, इट टेक्स टाइम फॉर देम। तो ये जर्नी रहेगी, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म ये नंबर धीरे 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 बढ़ते रहेंगे, लेकिन उसकी खुद की साइकिल है। अच्छा, हमने हाल ही में देखा कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जो फैंटेसी लीग्स के ऊपर उन लोग ने बड़ा एक्शन लिया है। गेमिंग्स पूरे। सो उसका किस तरह से असर देखते हैं, क्योंकि वो एक काफी बड़ी संख्या में लोग अकाउंट ओपन किए थे। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ड्रीम 11 के 18 करोड़ प्लस अकाउंट्स है, और हम यहाँ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर रेगुलेटर है, सब कुछ है, वहाँ हमारा 12 करोड़ का अकाउंट है। तो इसको अब किस तरह से देख रहे हैं कि अभी सरकार ने अगर वो बंद किया है तो क्या वो फ्लो इस तरफ आएगा या कैसे रहेगा? आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, सरकार ने अगर बंद किया है तो सरकार के पास कुछ फैक्ट्स, बिल्कुल, और फैक्ट्स ये है कि सब लोग पैसा नुकसान करते हैं। हाँ जी। तो देखो, ये जो काम, जो गेमिंग, जो खेल रहा है गेम, हाँ। उसे तो पता है उसके जेब से पैसा जा रहा है। ये तो बाय डिफॉल्ट फोर्स डिसिप्लिन आ गई कि भाई अब तेरा काम बंद। तो ये एक मायने में अच्छा है, लेकिन वो जो इंसान जो पैसा जिसने खोया है उसे पता है कि यार ये सब काम में उससे अच्छा मैं चुपचाप मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो धीरे धीरे अगर मैं लालच ज्यादा ना करूं तो मेरा धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, जाएगा तो नहीं। परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल जो वहां था यहाँ पे कम से कम होगा नहीं। ठीक है, उतार चढ़ाव नीचे, कभी कम ज्यादा, कभी रिटर्न, लेकिन धीरे धीरे पैसा बनेगा। तो ये जो सोच है ये हर इन्वेस्टर या हर जो गेम खेलने वाला है उसे पता है, और धीरे धीरे इन्वेस्टर में कन्वर्ट होगा। तो एक हिसाब से अपने लिए स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है कि वहां पे लोग एक बार समझ आ गया तो ये इधर आके सही तरीके से काम करेंगे। यहाँ आके ना कि इधर भी उधर उधर करें, चुपचाप मार्केट में इन्वेस्ट करें और सीखे भी, मतलब उनको समझ आ गई होगी, आई एम श्योर। तो ये, और आप जैसे फिर लोगों को बताइए कि भाई ठीक, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्ट करो या जैसा भी मार्केट में इन्वेस्ट करो तो पैसा बनेगा। आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की बात छेड़ी है, तो मैं हाल ही में एक डेटा रेफर कर रहा था एमपी का, तो वहां पर हमने देखा कि क्लोज टू अबाउट 25,000 करोड़ प्लस की जो एसआईपी चल रही है मंथली। तो ये कोविड के बाद बताया कि हमने काफी बड़ा जंप देखने को मिला है, तो क्या ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है? देखिए ऐसा है कि 2019 में द एवरेज फ्लो वाज 8,000 और आज मोटा मोटी 25-26 हजार की, और कोविड के बाद एक्सेलरेट हुआ है। बिल्कुल बढ़िया। हाँ। लेकिन ये इन्वेस्टर भी ये सिर्फ ऐसा वन वे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट कोविड के बाद ऐसे तो चली है, तो लोगों को ऐसा लगता है, 10 साल पहले लोगों को लगता था कि मार्केट रिस्की है। अब लोगों को लगता है कि मार्केट ही सब कुछ है। तो दिस थॉट प्रोसेस इज गोइंग टू चेंज समटाइम। जब मार्केट नीचे आएगा तो लोगों को अरे नहीं हमें वापस नहीं करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। तो ये सिक्लिकल है। तो आज भले 26,000 है, हो सकता है 27-30 हजार हो, लेकिन ये इस तरीके से वन में बढ़ने वाला नहीं है। उसके भी नीचे आएंगे, वापस चलेंगे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। उस पे उतार चढ़ाव आएंगे, तो हो सकता है कि नंबर्स भी कम हो। नंबर कम हो तो अरे नंबर कम आ गए, तो पड़ोसी को देख के उससे भी बंद किया। तो इस तरीके से होने वाला है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर है, और रिटेल इन्वेस्टर ग्रीड फियर है। तो वो जो उनकी जो खासियत है वो तो रहने वाली नहीं है, वो तो रहने वाली ही है। तो इसलिए ये जो नंबर है, उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन ठीक है, हम प्रिपेयर्ड है, या हम इन्वेस्टर को बताने के लिए तैयार, ठीक है, कुछ कोई करेंगे कोई नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली
this will also go through cycles. उमेश जी, यंग इन्वेस्टर्स जो एफएनओ में जो पैसा लूज कर रहे हैं, क्या सेबी को और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने चाहिए? देखिए, सेबी तो अपने हिसाब से काम कर ही रही है, लेकिन हम जिस हिसाब से अगर हम घर बनाए ताकि लोग रेंट में रहे, इतने सारे हम घर बनाए लोग रेंट में रहे, या फिर हम इतने सारे घर बनाए जो लोग लॉन्ग टर्म लेके रहे, तो वो बनाने वाले के ऊपर है। तो हमने एक्सचेंजेस ने इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए थे जो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड थे। अगर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है तो लोग वो करने आएंगे। अगर और ये सेबी ने जब एनालिसिस किया तो लोग सेबी को पता चला कि भाई ये एक्सचेंजेस ने जो जिस तरीके से प्रोडक्ट बनाए हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आके, तो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, वो डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी उन्होंने डिसीजन लिया है। सो आई थिंक इवेंचुअली वी विल सी कि इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म vision and long term wealth creating products and creating investment vehicles. So मोटा मोटी I think we are on right track, और इस तरीके से और भी अगर होंगे तो वो मुझे विश्वास है कि सेबी अवश्य इस तरीके से फेरफार करती रहेगी। बिल्कुल। सैम को एक रिलेटिवली नया एमसीए इंडस्ट्री में, आपके हिसाब से सैम को अपने आप को एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड फंड हाउस से कैसे अलग रखता है? देखिए, जब इमारत बनाते हैं ना तो पहले प्लान बनाया जाता है। बिल्कुल। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट अगर बिल्डिंग बनानी है तो पहले प्लान उसका बनाया जाता है, इमारत बनने के बाद वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो अर्थक्वेक 100 साल में एक बार कभी न कभी आता है। तो सिमिलरली मार्केट में भी तेजी तो आती है, कभी कभार मंदी भी आती है, वो समय आता है। तो जब हम जो हमारी स्कीम्स है, हमने प्लान बनाया है कि अगर मार्केट में बेयर मार्केट आती है तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये हमने पहले से बिल्ड किया है, बिफोर वी हैव क्रिएटेड दैट प्लान। और अगर प्लान बनाया है तो ही वो इमारत में जब तूफान आएगा तो वो बच पाएगी। तो सिमिलरली मार्केट में जब भी तूफान आएंगे तो हमारी स्कीम्स में वी हैव क्रिएटेड दैट डाउनसाइड प्रोटेक्शन एंड दिस प्लान इज ऑन द, जब स्कीम लाने के पहले हमने प्लान बनाया, मतलब कि हमने उस तरीके से कोड बनाया है। तो ताकि रियल सिचुएशन में व्हेन वी आर मैनेजिंग मनी फॉर आवर इन्वेस्टर्स, इफ मार्केट टर्न्स डाउन वी विल हेज एंड वी विल हैव ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन या सीट बेल्ट। तो जो सीट बेल्ट कॉन्सेप्ट है, ये दिस अकॉर्डिंग टू अस by far is one of the important aspect of risk management for our investors, which many are not doing. देखिए, आप इंश्योरेंस आप घर के लिए लेते हो, गाड़ी के लिए लेते हो, और अपने आप के ऊपर भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हो। बिल्कुल। तो सर आज की तारीख में लोगों ने अपने जो इम्पोर्टेंट एसेट है, जो म्यूचुअल फंड है, उसके लिए इंश्योरेंस है ही नहीं। अरे मार्केट नीचे गई 50%, सर मैं क्या करूं, आपका पोर्टफोलियो 50% नीचे गया। दिस इज वेयर वी स्टैंड फॉर। आवर प्रोडक्ट्स हैव इंश्योरेंस, आवर प्रोडक्ट हैज सीट बेल्ट, आवर प्रोडक्ट्स हैव ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन। सो इन सो मेनी प्रोडक्ट्स जहां पे हमारी स्कीम्स है विच वी हैव, जहां हम हेजिंग करते हैं, और जहां पे हेजिंग नहीं है वहां पे चर्न है। सो दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉडाउन प्रोटेक्शन फॉर आवर इन्वेस्टर्स, और ये बाय फार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट feature for the scheme, for the money management that we are doing for our investors. Very interesting. In fact, हम जब रिसर्च कर रहे थे, हमारी टीम रिसर्च कर रही थी, तो हमें पता चला कि सैम को फंड हाउस ऐसा पहला फंड हाउस है जो एक्टिव मोमेंटम के साथ आया। तो इसके बारे में कुछ आप मुझे बताइए। देखिए, ऐसा है कि जो अगर पैसा बनाना है तो ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जो अच्छा अल्फा बनाती है, कंसिस्टेंट अल्फा बनाती है, और वो टाइम टेस्टेड है। तो मोमेंटम एक ऐसा फैक्टर है जो पिछले 80 सालों में लोगों ने टेस्ट किया है, और रिसर्च और कुछ रिसर्च पेपर्स है डैनियल और टीटमैन के, उन्होंने 200 साल के डेटा पर चेक किया है कि मोमेंटम क्या पैसा बनाता है। तो मोमेंटम एक कंसिस्टेंट अल्फा जनरेटिंग फैक्टर है। MSCI कैपिटल इंटरनेशनल जो इंडेक्स बनाने की कंपनी है पूरी दुनिया में, उन्होंने एक रिसर्च किया है कि मोमेंट वर्ल्ड इंडेक्स, सो बेसिकली देशों का एक इंडेक्स है, उसने पिछले 25 साल में
10x रिटर्न दिया है, और वर्ल्ड मोमेंटम इंडेक्स कि वही सब देशों के जो मोमेंटम स्टॉक्स अगर लेते हैं तो उसका रिटर्न 20x है। सो कहाँ 10x है और कहाँ 20x। सो मोमेंटम एक जबरदस्त अल्फा जनरेटिंग फैक्टर है। ये तो MSCI कैपिटल इंटरनेशनल की रिसर्च है। भारत में भी NSE इंडेक्स सर्विसेज जो सब्सिडियरी NSE की, वो भी एक बहुत काफी सारे स्ट्रेटेजी इंडेक्स लाती है। तो उनका इंडेक्स है जो 2005 से, मतलब उसका जो 20 साल का रिकॉर्ड है, निफ्टी 500 का रिटर्न है वो 15% 20 साल में कंपाउंडेड कैगर, बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन मोमेंटम 50 मोमेंटम स्टॉक्स, उसका रिटर्न है 22%। तो कहाँ 15%, कहाँ 22%, और ये 20% जो वॉरेन बफेट की जो विनिंग स्ट्रेक है, मतलब काफी अच्छा रिटर्न है। तो मोमेंटम अगर अच्छा पैसा ही बनाना है तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कंसिस्टेंट अल्फा दे रहा है। और कई रिसर्च पेपर ऐसे भी गए, डीके भी नहीं हुआ है। मतलब क्या है कि अगर सब लोग मोमेंटम करते हैं तो भाई आपका रिटर्न कम होगा। तो पिछले 200 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, जहां पे हर एसेट क्लास, कमोडिटी हो, गोल्ड, सिल्वर, सब जगह टेस्ट किया है कि मोमेंटम वास्तव में अल्फा बनाता है कंपेयर टू अदर फैक्टर्स। तो इसलिए हमने सिलेक्ट किया मोमेंटम। और तभी हमने जो जब फाइल किया तभी थीमेटिक में था, क्योंकि मोमेंटम कैटेगरी नहीं थी। फिर सेबी ने एक कैटेगरी बना दी कि चलो मोमेंटम भी कैटेगरी बना देते। तो ये हमारी सोच थी कि इन्वेस्टर को पैसा बना के देना तो यार मोमेंटम से पैसा बना के देते। अच्छा, दूसरे उसके पिटफॉल क्या है? देखो मोमेंटम के पिटफॉल क्या है कि क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं हमें इंडेक्स से, राइट? जो निफ्टी 50 या निफ्टी 500 है। अब इंडेक्स में वो मोमेंटम शेयर्स है नहीं, क्योंकि वो प्रपोर्शन अलग होगा। अब मोमेंटम शेयर्स है, तो हमने तो उसका एक काफिला बना दिया कि ये मोमेंटम शेयर्स लेके करेंगे। तो मोमेंटम कई समय में तो अच्छा रिटर्न देगा, और कई समय में खराब दिखेगा। खराब क्यों दिखेगा? क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी 500 या निफ्टी 50 है। करेक्ट। निफ्टी 50 इज ऑन एन एवरेज। तो तेजी बाजार में बहुत अच्छा दिखेगा, मंदी बाजार में खराब दिखेंगे। तो ये उतार चढ़ाव रहने वाला है। अच्छा, मंदी बाजार में जब खराब दिखते हैं इसलिए हम हेजिंग करते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्रोटेक्ट। बट दिस इज हाउ द रिटर्न्स विल नॉट बी लाइक अ स्टेडी स्ट्रेट लाइन। रिटर्न्स विल कम इन साइकिल्स। तो ये मोमेंटम का एक इसकी फितरत है, हर स्ट्रेटेजी की फितरत है। तो ये मोमेंटम की फितरत है। और ये इन्वेस्टर हजम कर सके कि भाई ठीक है, पिछले 2-3 साल अगर रिटर्न कम आया, नहीं भी आया, लेकिन इसमें सीट बेल्ट है, और जब रिटर्न आया तो जबरदस्त मिलेगा। और अगर मार्केट में मूड माहौल काफी बिगड़ गया तो मेरे जो मोमेंटम पोर्टफोलियो, कम से कम मार्केट अगर 50% गया तो ये मेरा मोमेंटम पोर्टफोलियो हो सके 20% गिरे तो 30% मेरा डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिले। तो ये सोच के साथ इन्वेस्टर को आना चाहिए, क्योंकि इन जनरल ये कोई कर नहीं रहा है। अच्छा, जब कोई करता नहीं है तो लोग कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन में अच्छे समय में तो आप अच्छे दिखते हो, लेकिन जब खराब समय में आप अकेले क्लास में से बाहर दिखते हो। तो ये जो सोच है अगर इन्वेस्टर पहले से करके रखे तो आई थिंक मोमेंटम एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टर के लिए। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे आंसर मिला एक्टिव मोमेंटम के लिए। आई एम श्योर हमारे इन्वेस्टर्स भी काफी कुछ इसमें से सीखेंगे। सैमको म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2030 तक आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स और AUM? देखिए 2030 तक तो मार्केट कैसी रहेगी, कैसे मूड माहौल रहेगा। अगर मार्केट अच्छी रहेगी तो 20,000 करोड़ भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, लेकिन आई लीव अप टू, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम इन्वेस्टर को किस तरीके से हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना के दें। एंड आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। देखो मोमेंटम तो फैक्टर अच्छा है जहां पे रिटर्न कैगर अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये लोग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न समझते नहीं। लोग क्या समझते हैं कि रिस्क क्या है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन, वॉलेटिलिटी वो रिस्क है। अरे भाई वो रिस्क नहीं है, वो तो खाली वॉलेटिलिटी है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? वो शार्प रेशियो। सो बेसिकली शार्प रेशियो इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट टू आइडेंटिफाई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो इंडेक्स का शार्प रेशियो मैं आपको बताता हूँ। मोटा मोटी अगर लोग रिटर्न इंडेक्स ही अगर है तो इंडेक्स का शार्प रेशियो है 0.4 to 0.4.5। सो 0.45 इज इंडेक्स का शार्प रेशियो। तो ज्यादातर लोग अगर बड़ी जहां पे बड़ा AUM है, बहुत बड़ा AUM है, तो इन स्कीम का रिटर्न भी इंडेक्स के आसपास ही होगा। तो शार्प रेशियो 0.45। मोमेंटम का सर शार्प रेशियो इज अपवर्ड्स ऑफ 1। और हमारी स्कीम्स का, बिकॉज वी हैव टेस्टेड एंड 20 साल का डेटा मैं देख के मैं बताता हूँ
कि उनका शार्प रेशियो है 1, 1.1, 1.2, तो शार्प रेशियो अगर 1 के आसपास है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बाय फार इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर इन्वेस्टर पैसा देता है तो रिस्क को मैनेज करते हुए, रिस्क मैनेज मतलब जो डाउन साइड प्रोटेक्शन, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी है और रिटर्न भी अच्छा मिले, तो इन्वेस्टर को चाहिए क्या? इन्वेस्टर को चाहिए मेरे को रिटर्न अच्छा दो और रिस्क मैनेज करके दो। तो ये 1 का जो शार्प रेशियो बाय फार इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री, एंड दिस इज हाउ वन शुड लुक एट, नॉट ओनली फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, नो डाउट, बट ऑल्सो फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक इसके साथ हम नेक्स्ट राउंड की ओर बढ़ते हैं, रैपिड फायर। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे जितने फास्ट और डिटेल आंसर आएंगे। बिटकॉइन या गोल्ड ईटीएफ नेक्स्ट 10 इयर्स में बेटर रिटर्न? बिटकॉइन। ओके, सो ये जस्ट क्विकली मैं बता दूं, दिस इज काउंटर इंट्यूटिव। देखो गोल्ड में माइनिंग जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं, भाव बढ़ गए तो माइनिंग भी होते रहेंगे, लेकिन बिटकॉइन में पर से अगले 10 साल में खाली 5 ही टका बिटकॉइन बढ़ने वाले हैं। सो द डिमांड सप्लाई गैप इज टेक। और दूसरे ट्रम्प साहब है, तो आई थिंक एवरी स्ट्रेटेजी दैट इज गोइंग टू डू टू मेक बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास। 250 साल पहले जब इक्विटी पहली बार आई थी, जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन, तभी भी लोगों ने कहा था अरे चलेगी नहीं, जमीन चलेगा, सोना चलेगा। लेकिन आज देखिए 250 साल बाद इक्विटी कल्ट कितना बड़ा हो गया, लोग इधर आ रहे हैं। तो सिमिलरली ये जो कॉन्सेप्ट है, लोग शायद अभी समझ नहीं रहे, तो पॉसिबल है कि बहुत बड़ा हो सके। बहुत बढ़िया। भारत का अगला $1 ट्रिलियन सेक्टर कौन सा होगा? फार्मा, टेक, डिफेंस या ग्रीन एनर्जी? डिफेंस। अच्छा, देखिए डिफेंस ऐसा है कि हम अब तक कुछ कर ही नहीं रहे थे। अच्छा। हम सारे की पिछली जब सरकारें थी वो सब इंपोर्ट करके अपना काम कर रहे थे, और इंपोर्ट करने के बाद पता चला कि भाई वो चल ही नहीं रहे, क्योंकि सोर्स कोड चाहिए आपको हर, और नो वन केयर्स अ डैम। ठीक है, आपने माल ले लो, अगली बार मेरे से लेना, एएमसी कर लो, तो अल्टीमेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। तो ये जो पिछले 30-40 साल था, तो नहीं अब एक नया सवेरा हुआ है भारत के डिफेंस क्षेत्र में, तो ये अगला बहुत बड़ा होने वाला, ये हमारी सोच है। अगर आपको 1 करोड़ बनाना है बाय 2030, तो सिर्फ SIP का एक रास्ता हो सकता है, और लगाना है तो कितना लगाना चाहिए? बिल्कुल SIP हो सकता है। मोटा मोटी 1,15,000 अगर SIP करते हैं, तो जो निफ्टी का जो स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल रिटर्न है, अज्यूमिंग दिस इज व्हाट इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट, तो 2030 तक 1 करोड़ बन सकता है। तो आप कहना चाहते हैं कि 15% जो एवरेज है, तो उसके तो देखो स्टैटिस्टिकली SIP है, तो SIP इज व्हाट इज स्टैटिस्टिकली इन्वेस्टर हैज टू बिलीव द प्रोबेबिलिटी है। अगर हो सके थोड़ा कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन SIP पर से, क्योंकि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, तो मोटा मोटी उतना बन जाना चाहिए। ओके, अगर आपको एक ही सेक्टर चूज करना हो 10 साल के लिए, तो वो कौन सा होगा? आपने ये कठिन सवाल है, क्योंकि इन जनरल इन्वेस्टर नीड्स टू हैव डाइवर्सिफिकेशन, तो मोटा मोटी 3-4 सेक्टर होने चाहिए, उसमें आप 10-20 स्टॉक हो तो बात अलग है। लेकिन अगर सवाल आपने पूछ ही लिया है, तो अगेन मैं कहूंगा कि डिफेंस विल बी दैट सेक्टर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपके हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा गलतफहमी या गलत बिलीफ क्या है स्टॉक मार्केट के को लेकर? मैंने वही पहले कहा है कि पैसा स्टॉक मार्केट से ही बनता है, ये आज की तारीख में बिलीफ है, और 10 साल पहले स्टॉक मार्केट से वो भागते थे, तो ये बिलीफ है, ये इनको नॉर्मलाइज करनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनता है, लेकिन वो साइकिल्स में आएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या है कि वो बिना पूरा ज्ञान लिए हुए अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अचानक जब शॉक आते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने वो पेन देखा नहीं। बिल्कुल। तो दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड इफ दे आर प्रिपेयर्ड देन नॉट एन वरी। मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर पैसा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन जो साइकिल आने वाली वो पहले से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो कम हो भी सकता है, दिस इज नॉर्मल, सो डोंट लिवरेज। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, लिवरेज नहीं करें। आई थिंक दिस इज वेयर वन शुड। और आज की तारीख में लिवरेज, लोग लोन ले लेते हैं, मैंने वो ले लिया, तो वो भी इनडायरेक्ट लिवरेज है, तो वो भी ध्यान रखें। अगर लिवरेज है तो भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मार्केट में पोजीशन नीचे आ सकती है, तो मैं वो सहन कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे वहां ब्याज देना पड़ेगा और यहाँ मेरी वैल्यू कम होगी। तो ये मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे काफी मैसेजेस आते हैं, क्लाइंट के फोन्स आते हैं, वो हमेशा ये होड़ में रहते हैं कि मल्टीबैगर निकाल के दो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एक बैलेंस शीट पढ़ के एक मल्टीबैगर आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। अब ये जो मैं आपको लाइन बताऊंगा ना, वो सीक्रेट सॉस है। ओके। बैलेंस शीट पढ़ के मल्टीबैगर स्टॉक आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बैलेंस शीट क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, ये तो बाय डिफॉल्ट है। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है
उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी तक आए नहीं हो। अच्छा। क्योंकि अगर कंपनी छोटी है और अच्छी है बिल्कुल। तो आज नहीं तो बाद वो बड़ी होने वाली है, और जब बड़ी होगी तब Okay. वो जाके मल्टी बैगर रिटर्न बनेगी। बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू उमेश जी हमारे शो पे आने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में। हमारे आई एम श्योर आपने जो 25 साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, इससे मैंने खुद बहुत ही सीखा है इस बात को लेकर, और आई एम श्योर हमारे इन्वेस्टर्स है जो काफी कुछ सीखेंगे इससे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि एक निवेशक वेल्दी बनेगा तो हमारा भारत देश वेल्दी बनेगा। जय हिंद।